हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज फिर से आप सभी का स्वागत है विधान ऑनलाइन क्लासेज में। मैं अमन खंडेलवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान के पाठ दैनिक जीवन में रसायन का यह दूसरा वीडियो। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं अम्ल और क्षार की परिभाषाओं के बारे में। क्या है अम्ल और क्षार की परिभाषाएं? अम्ल और क्षार क्या है ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार इसको अपन दोबारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल की पीएच अम्ल जल में H प्लस आयन देते हैं। अम्ल को जैसे ही आप जल में घोलोगे, जल में घोलते ही अम्ल H प्लस आयन देते हैं, और क्षार को जल में घोलोगे तो क्षार देंगे OH माइनस आयन। ठीक है। अम्ल अनिल, अनिल मतलब अम्ल नीले को लाल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। उधर शालिनी, क्षार, क्षार के बाद लीनी मतलब क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है ना। और क्या था? और था पीएच। अम्ल की पीएच का मान 0 से 7 के बीच में होता है, मतलब 7 से कम होता है। और क्षार की पीएच का मान 7 से अधिक होता है, 7 से लेके 14 के बीच में होता है। आई बात समझ में? ये हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार के बारे में। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ा था। इनके उदाहरण हमने पढ़े थे। लवण पढ़ा था। क्या है लवण? अम्ल और क्षार मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं वो लवण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया? लवण बनने की अभिक्रिया। लवण कैसे बनता है? अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। लवण भी 3 प्रकार के पढ़े थे हमने। कौन कौन से? एक तो उदासीन लवण। उदासीन लवण क्या थे? उदासीन लवण क्या थे? उदासीन लवण जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर भाग लेते हैं वो उदासीन लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण मतलब सिंपल समझ जाओ, अम्लीय लवण मतलब अम्ल वाला लवण। कब होगा अम्ल वाला लवण? जब अम्ल तो लेंगे ताकतवर मतलब प्रबल, और क्षार लेंगे दुर्बल। इसी तरह क्षारीय लवण, क्षारीय लवण क्या होगा? जिसमें क्षार होगा प्रबल और अम्ल होगा दुर्बल। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बना लवण क्षारीय लवण होता है। ठीक है। इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अम्ल और क्षार की परिभाषाएं। अम्ल और क्षार की परिभाषाएं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि अम्ल और क्षार की परिभाषाएं हम 3 अलग अलग प्रकार से देंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है, उन सबके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ चालू करने के पहले कि किन किन ने अम्ल और क्षार के बारे में हमें बताया था। अम्ल और क्षार के बारे में सबसे पहले बताया आरेनियस ने। ठीक है। सबसे पहले आरेनियस की संकल्पना पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस। लुईस को हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांस्टेड लोरी। आरेनियस की अवधारणा या आरेनियस की परिभाषा, ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा या संकल्पना। ठीक है ना, इस नाम से टॉपिक होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस। ठीक है। लुईस की अवधारणा या लुईस की परिसंकल्पना। ठीक है ना। इन तीनों के आधार पर हम चर्चा करेंगे अम्ल और क्षार की परिभाषाओं के बारे में। आरेनियस ने किस प्रकार अम्ल और क्षार की परिभाषा दी, ब्रांस्टेड लोरी ने किस प्रकार दी, और लुईस ने किस प्रकार दी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरेनियस की अवधारणा या आरेनियस ने किस प्रकार से अम्ल और क्षार की परिभाषा दी है। आई बात समझ में? तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आरेनियस की परिभाषाएं या आरेनियस संकल्पना, मतलब आरेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषाएं। आरेनियस ने किस प्रकार
अम्ल और क्षार की परिभाषा दी है। ठीक है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल है, आर्हेनियस ने क्या बोला, सिंपल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। क्या है, ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। सिंपल आर्हेनियस की परिभाषा है। आर्हेनियस के अनुसार जो परिभाषा है अम्ल और क्षार की, वो मैं तुम्हें इस तरह बताता हूँ चार्ट के अनुसार, ताकि तुम भूलोगे नहीं। अम्ल और क्षार, ठीक है ना। अम्ल की क्या परिभाषा दी, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है ना भाई, जल में डालते ही जो H+ आयन देते हैं वह आर्हेनियस के अनुसार क्या होते हैं। आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा दी है H+ आयन के अनुसार, जिनको जल में डालने पर H+ आयन देते हैं वे अम्ल होते हैं। ठीक है ना, या फिर हम इसको देखो इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है। सिंपल है, जो जल में घुलकर H+ देते हैं, जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है, जिनके जलीय विलयन में, हाँ यही है, जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, अम्ल। ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उन्हें क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे। ठीक है ना, ये आर्हेनियस ने बोला। क्षार क्या होगा, आप अपने आप बता दोगे, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सिंपल, तो ये हो गई आपकी अम्ल और क्षार की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस ने क्या बोला, जो H+ देगा वो अम्ल, जो OH- देगा वो क्षार। बिल्कुल सिंपल बोला है आर्हेनियस ने। ठीक है ना, अब इसके आधार पे आर्हेनियस ने परिभाषा दी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की, और इसी तरह आर्हेनियस ने परिभाषा दी प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार की। अब क्या परिभाषा है, ये परिभाषा है, मैं तुम्हें समझाता हूं चित्र के माध्यम से। ठीक है ना, सभी पात्र में क्या है, जल है। ठीक है ना, अब समझना, ऐसे पदार्थ जिनको जल में डालने पर, जिनको जल में डालने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने डाला 100 अणु, ठीक है ना, 100 अणु डाले मैंने, 100 अणु जैसे ही जल में डाले 100 के 100 ही क्या हो गए, 100 के 100 ही क्या हो गए, 100 के 100 ही अगर H+ आयन देंगे तो मतलब जैसे ही 100 अणु डाले, जैसे मान लो उदाहरण है HCl, मैंने 100 अणु डाले HCl के, 100 अणु HCl के जैसे ही जल में घुले वे टूट गए यहाँ पे, और टूट के क्या हो गए, H+ और Cl-। ठीक है ना, तो जितने अणु में डालूंगा उतने के उतने ही अणु अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे या पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो हो गया प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने डाले हैं 100 CH3COOH, ठीक है ना, 100 CH3COOH में 95 तो CH3COOH बचे और 5 हुए आयनित किसमें, CH3COO- और H+ में। मतलब 100 में से केवल 5 ने ही H+ दिया। तो भैया सिंपल सी बात है, 100 अणु डाल रहा हूं मैं एक गिलास में
HCl के, और 100 अणु डाल रहा हूँ CH3COOH के। HCl डालते मुझे 100 मिले H+, और CH3COOH डालते मुझे केवल 5 मिले H+, बाकी घुले ही नहीं, बाकी विलय ही नहीं हुए। तो भैया जो विलय हो गए अच्छे से डालते ही विलय हो गए, वे होंगे प्रबल अम्ल, क्योंकि अम्लीयता किसके कारण है? H+ के कारण। कौन दे रहा है H+? देखो 100 डालते ही 100 के 100 ही H+ देगा, तो वो प्रबल अम्ल, और 100 में से केवल कुछ एक 5-6% अगर H+ देंगे तो वो दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। अम्लीयता बहुत कम है, मतलब ये इसमें जाके आयनित ही नहीं हो रहे, टूट ही नहीं रहे, ठीक है। इसी प्रकार प्रबल क्षार में क्या होगा? 100 डाले मैंने NaOH, और 100 डाले मैंने यहाँ पे दुर्बल क्षार NH4OH। सेम यही है, 100 के 100 अणु क्या होंगे? 100 NaOH पूरे किस में बदल जाएंगे? 100 Na+ में, और 100 OH- में, ठीक है। 100 तो Na+ और 100 OH-। 100 अणु डाले तो 100 Na+ और 100 ही OH- हो गए। तो भैया ये क्या हो गया? प्रबल क्षार। जल में जैसे ही डाला, जल में डालते ही NaOH टूट गया, Na+ OH- में 100 के 100 OH- दे दिए। NH4OH की क्या गणित है? जैसे ही इसको जल में डालोगे तो कुछ एक भाग ही केवल, मतलब यूं मान लो कि जैसे 5 अणु तो 95 अणु तो NH4OH ऐसे के ऐसे ही रहे जल के अंदर, और 100 में से 5 अणु आपके NH4+ OH- में टूट गए। आई बात समझ में? तो अब आप समझ गए होंगे क्या है दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल। अब मैं इनकी परिभाषाएं आपको लिखा देता हूं, सबकी परिभाषा। समझ गए? मैं पहले मुंह से बोल देता हूं, ठीक है ना। ये सब उदाहरण से आप समझ जाओगे, बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। आयनित होने का मतलब जैसे HCl H+ और Cl- में टूट गया, आयनों में विभक्त हो गया। तो ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल की क्या परिभाषा होगी? वे अम्ल जिनका जलीय विलयन या जिनको जल में घोलने पर वे पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, आसानी से आयनित नहीं होते, या जिनका आसानी से आयनन नहीं होता, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। आसानी से नहीं टूटे, कुछ एक ही भाग टूटा, पूर्णतः आयनित नहीं हुए, ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। सेम यही परिभाषा प्रबल क्षार की। वे क्षार, प्रबल क्षार की बात करें तो वे क्षार जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार। वे क्षार जिनको जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, या जिनका कुछ ही भाग आयनित होता है, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। सिंपल, ये परिभाषाएं हो गई। अब मैं तुम्हें लिख देता हूं अम्ल और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की परिभाषा, साथ में इनके उदाहरण भी कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो आरेनियस ने जो अम्ल और क्षार की परिभाषा दी, क्या दी? ऐसे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो जल में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसी के आधार पर H+ और OH- के आधार पर ही उसने परिभाषाएं दी। ये एग्जाम में आता है कि आरेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार की परिभाषा बताओ। तो हमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की जो परिभाषा बतानी है, वो बतानी है H+ और OH- आयन के आधार पर। सिंपल है। प्रबल अम्ल क्या होगा? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, या हम लिखें यहां पे, या सभी अम्ल H+ आयन दे देते हैं। कहा? जल में, या जल में सभी अम्ल H+ आयन दे देते हैं, तो वह अम्ल कौन सा होगा? वो अम्ल होगा प्रबल अम्ल, ठीक है ना। कुछ अणु ही, कुछ, या यूं लिखें, अम्ल का कुछ भाग ही H+ आयन देता है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा, कुछ भाग ही देगा तो दुर्बल अम्ल। सिंपल है।
अब इसके अपन आयनन कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से उदाहरण है, उदाहरण देख लेते हैं हम। HCl प्रबल अम्ल है। HCl को जैसे ही आप पानी में घोलोगे, यहाँ हम लिख देते हैं HCl को जैसे ही पानी में घोलेंगे तो H प्लस और Cl माइनस मिलेगा हमें, ठीक है ना। कैसे मिलेगा? पानी को हम लिखते हैं एक्वस, हाँ इस तरह लिख दो एक्यू, एक्वस। इसका मतलब H प्लस जल में है, किसमें है? जल में। सिंपल सा मतलब ये है, ये पानी है, इसका मतलब क्या है? ये है जल, और ये है H प्लस जो कि क्या है? एक्वस, और ये है Cl माइनस जो भी पानी के अंदर है, इसलिए पानी के अंदर घुला हुआ है इसलिए एक्वस बोलेंगे, ठीक है ना। क्या डाला हमने? HCl, H प्लस और Cl माइनस देगा तो ये क्या होगा? ये कहलाता है एक्वस कहलाता है, ठीक है ना। तो HCl को जल में घोलेंगे। इसी तरह मान लो H2SO4 है, इसको आप अगर जल में घोलोगे तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा और क्या बनाएगा? H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। देखो दो हाइड्रोजन है तो दो H प्लस बनाएगा और SO4 2 माइनस। आई बात समझ में? इसी तरह दुर्बल अम्ल की हम देखे बात करें तो CH3COOH, इसको भी जल में घोलोगे तो ये भी H प्लस आयन देगा। ये क्या किस रूप में देगा? CH3COO माइनस एक्वस। जो भी टूटेंगे वो पूरे नहीं टूटेंगे, लेकिन जितने भी टूटेंगे वो CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है ना। ये भी एक्वस। इसी तरह और कौन से है दुर्बल अम्ल? और है H2CO3, ठीक है ना। इसको जल में डाला तो क्या हो गया? H प्लस, दो है हाइड्रोजन तो दो H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। देखो यहाँ H प्लस तो है ही थी, दो हाइड्रोजन है तो CO3 पे कितना आवेश आएगा? -2 आएगा, क्योंकि दो H प्लस जुड़े हुए हैं इसीलिए CO2 पे -2 आवेश आया, ठीक है ना। ये सब एक्वस हैं, ये सब हैं एक्वस। एक्वस मतलब AQ, AQ एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय, जल के अंदर है। AQ का मतलब एक्वस, याद रखना AQ का मतलब है एक्वस, मतलब जलीय, हिंदी में बोलते हैं जलीय। इसी तरह प्रबल क्षार के क्या होगा? प्रबल क्षार ऐसे क्षार जिनको जल में डालते ही पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, मतलब जिनको जल में डालते ही वह सभी क्षार के अणु OH माइनस देंगे। क्या होगी इसकी परिभाषा? ऐसे क्षार जिनको जल में डालने पर क्या होगा? सभी अणु OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या है? सभी के सभी अणु OH माइनस में टूट जाएंगे, सभी आयनित हो जाएंगे, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अब क्या है इसका उदाहरण? इसका उदाहरण है, आपको पता है प्रबल क्षार NaOH, प्रबल क्षार KOH, टुकड़े पानी में H2O में टुकड़े क्या होंगे? Na प्लस OH माइनस, सबके आगे लगेगा एक्वस, ठीक है ना। इसी तरह K प्लस OH माइनस, यहाँ भी एक्वस लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह दुर्बल क्षार कौन कौन से हैं? एक उदाहरण लेते हैं अपन, NH4OH दुर्बल क्षार है, इसको आप जल में डालोगे, सबका मैंने आयनन बताया तुम्हें, ये क्या है? ये सबका आयनन हो रहा है, ठीक है ना। आयनन मतलब आयनों में टूटना। आयनन मतलब जैसे HCl है, HCl H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूटे हैं, ये आयन होता है ना, तो आयनों में टूटना आयनन होता है। यहाँ NH4OH का आयनन किया तो NH4 प्लस और OH माइनस टूटेगा, लेकिन सारे के सारे NH4 नहीं टूटेंगे, कुछ ही NH4 टूटेंगे, ठीक है ना। क्योंकि NH4OH कौन सा क्षार है? दुर्बल क्षार। CH3COOH को आप जल में डालते हो तो सारे के सारे CH3COOH कभी भी जल में नहीं घुलेंगे, कुछ ही भाग घुलेगा। अब कुछ ही भाग घुलेगा तो थोड़े बहुत तो H प्लस आ गए, इसीलिए वो क्या होगा? अम्लीय। लेकिन कैसा अम्ल? दुर्बल अम्ल, क्योंकि कुछ ही भाग टूटा है। इतने सारे CH3COOH डालने के बाद मान लो हमने 1000 CH3COOH डाले तो उनमें से 40-50 ही बस H प्लस आयन देंगे, बाकी वैसे के वैसे ही जल में पड़े रहेंगे, ठीक है ना। कुछ एक का ही आयनन होगा, बाकी वैसे के वैसे घुले रहेंगे। आगे बात समझ में? सब एक्वस है ये, क्योंकि जल में डाला है तो सब एक्वस है, ठीक है ना। सभी क्या है? ये एक्वस। आगे बात समझ में? ये मैंने तुम्हें सबकी परिभाषाएं उदाहरण सहित समझा दी। अब
आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा आपके समाप्त हो गई। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हो कि लवण क्या होता है। अम्ल और क्षार मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं वो लवण होता है। लवण के साथ क्या बनता है? H2O। वो H2O कैसे बनेगा? H2O बनेगा अम्ल के H+ से, अम्ल के H+ से और क्षार के OH- से H2O बनता है। तो आर्हेनियस के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया की क्या परिभाषा है कि जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल का H+ व क्षार का OH- मिलकर जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। आर्हेनियस ने क्या दी उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल का H+ और क्षार का OH- आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अब मैं चाहूँ आपके लिए परिभाषा लिख देता हूँ। आर्हेनियस ने क्या परिभाषा दी समझ में तो आई गई। अब हम लिख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। ठीक है ना, ताकि आपको सब चीज का आइडिया रहे। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या परिभाषा है? भाई मैंने जो बोली है, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाने पर अम्ल का तो H+ और क्षार का OH- आयन मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल, ये सिंपल आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट बर्नस्टेड और लोरी पे चलेंगे। पहले अपन एक चीज पढ़ लेते हैं, क्या है? जब भी जल, ठीक है ना, जल मतलब H2O है। क्या है ये? H2O के अणु है यहाँ पे। ठीक है ना, मैं थोड़े कम लिख देता हूँ, ये H2O के अणु है। ठीक है ना। जब भी अम्ल को डालते हैं हम जल के अंदर, तो अम्ल को जल के अंदर डालते ही हमें क्या मिला? अम्ल से हमें जैसे HCl डाला, हमें मिला H+ और यहाँ पे मिला Cl-। तो ये H+ क्या करता है? H+ H2O जो उपस्थित है, जल जो उपस्थित है, उससे अभिक्रिया करेगा और H3O+ आयन बना लेगा। आई बात समझ में? क्या होगा कि ये H+ जल में उपस्थित, जल के H2O के अणु से क्रिया करके H3O+ बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना। अब यह हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति भी अम्लीयता को प्रदर्शित करती है। हाइड्रोनियम आयन भी अम्लीयता को प्रदर्शित करता है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये मत समझना कि सर यहाँ H+ जैसे ही H2O से मिलेगा H3O+ बना लेगा, मतलब वो अम्ल रहा ही नहीं। क्योंकि आपके हिसाब से या आर्हेनियस के हिसाब से तो जो H+ होता है या जो H+ देता है वही अम्ल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। H+ जल उदासीन है, H+ के कारण अम्ल है। तो ये इसके साथ जो H3O+ आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन, इसके कारण भी जल क्या रहेगा, या इसके कारण भी विलयन अम्लीय रहेगा, या ये अपने आप में H+ आयन की उपस्थिति को बताएगा, वहां पे अम्लीयता को बताएगा। जितने हाइड्रोनियम आयन होंगे उतनी ही ज्यादा अम्लीयता होगी। ठीक है ना। H+ होना या हाइड्रोनियम आयन होना एक तरह से एक ही बात है। ठीक है ना। वो तो क्या होता है, H+ क्या होता है? बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये पानी के साथ अभिक्रिया करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये तो H+ है, हाइड्रोजन आयन, और वहां पे बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। आगे बात समझ में क्लियर है? एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो जो आपकी किताब में उपस्थित है। ठीक है ना। तो ये आपका आता है हाइड्रोनियम आयन, छोटा सा टॉपिक आ सकता है। हाइड्रोनियम आयन क्या है, किस प्रकार बनता है? तो आपको क्या याद रखना है कि H+ आयन अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जल में H2O से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण
कर लेता है। सिंपल, हाइड्रोनियम आयन के कारण भी विलयन में अम्लीयता उपस्थित होती है। ठीक है, अब अम्ल और क्षार की ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, मतलब ब्रोंस्टेड और लोरी नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषाएं दी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भैया सबसे पहले आरएनएस के आओ। आरएनएस ने क्या बोला था, अम्ल क्या है, जो H+ देता है। ठीक है ना, अम्ल क्या है आरएनएस के अनुसार, जो H+ देता है। H+ का मतलब प्लस, प्लस कौन होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस होता है ना, कहाँ होता है प्रोटॉन, देखो परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में होता है ना प्रोटॉन, जिसपे हम कहते हैं क्या होता है प्रोटॉन पे धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। तो धन आवेश किसपे होता है, प्रोटॉन पे। तो आपके ब्रोंस्टेड लोरी साहब ने जो अभिक्रिया दी है वो किसके आधार पे दी है, अम्ल और क्षार की, प्रोटॉन के आधार पे। कैसे दी, प्रोटॉन के आधार पे। देखो क्या है, H+ देने वाला क्या होता है, अम्ल। सिंपल, प्रोटॉन देने वाला क्या होगा, अम्ल। बहुत सिंपल अभिक्रिया है अम्ल और क्षार की। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन का मतलब देखो H+ प्लस वाला मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब प्लस या फिर H+, प्रोटॉन का मतलब प्लस, जो प्लस देते हैं, धन आवेश देते हैं, धन आवेश देने वाले क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, धन आवेश देने वाले अम्ल। और इसी का उल्टा क्षार होगा। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देने वाले अम्ल और प्रोटॉन को ग्रहण जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या है, प्रोटॉन देने वाले, मतलब आरएनएस ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल क्या है, प्रोटॉन दाता। क्षार क्या है, प्रोटॉन ग्राही। देखो अम्ल का उल्टा होता है क्षार, तो जो प्लस देते हैं वह क्या होंगे, अम्ल। तो जो प्लस लेंगे वो क्षार, प्लस देने वाले अम्ल, प्लस लेने वाले क्षार। सिंपल। अगर जैसे इसी का उल्टा अब उसमें आएगा लुईस में, लुईस में क्या होगा, माइनस के हिसाब से होगा, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होगा। तो देखो जो OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार। तो लुईस के अनुसार माइनस देने वाला क्षार होगा और माइनस लेने वाला अम्ल होगा। लुईस आएगा तो चर्चा करेंगे, अभी तो केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रांस्टेड लोरी की। ब्रांस्टेड लोरी ने क्या बताया कि जो प्रोटॉन देते हैं, अब आप कैसे याद रखोगे सर, प्रोटॉन देते हैं हम कैसे याद रखें, देने वाला या लेने वाला। सिंपल, आपको पता है जो H+ देता है, ऐसे पदार्थ जो H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। H+ मतलब प्लस, प्लस मतलब प्रोटॉन, तो ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसका उल्टा क्या है, लेना, देने का उल्टा लेना। तो जो प्रोटॉन लेते हैं वह क्षार कहलाते हैं। सिंपल, ये ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार परिभाषा हो गई। ठीक है ना, यहाँ कंसेप्ट H+ OH माइनस का नहीं है, यहाँ कंसेप्ट है प्रोटॉन देना और प्रोटॉन लेना, मतलब धनावेश देने वाला और धनावेश लेने वाला। ठीक है ना, धनावेश देने वाला अम्ल, लेने वाला क्षार होता है। आई बात समझ में। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण की। इसके उदाहरण हम देखते हैं क्या है। देखो इसके अनुसार एक बहुत ही अच्छी बात आएगी कि H2O, H2O से समझाता हूँ इसके उदाहरण को मैं। ठीक है ना, H2O ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल भी है और H2O ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्षार भी है। कैसे है, समझो उदाहरण से।
देखना यहाँ पे ध्यान से। अब उदाहरण, एक उदाहरण है HCl प्लस H2O और एक उदाहरण है NH3 प्लस H2O। दोनों उदाहरण को ध्यान से देखना। जब HCl और H2O की अभिक्रिया होगी तो बनेगा हमारा, क्या बनेगा? HCl आपका अम्ल है, आप जानते हो, H2O क्षार है, तो यहाँ से बनेगा Cl माइनस प्लस H3O प्लस। ये क्या हुआ अभी देखेंगे। NH3 और H2O इनकी जब अभिक्रिया होगी तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये क्या हुआ, ये भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, HCl ने इसको क्या दिया? प्लस, H प्लस दिया। H प्लस दिया मतलब प्रोटॉन दिया, तो HCl ने क्या किया? प्रोटॉन दिया और क्या बना लिया? H प्लस। ये क्या है? H प्लस दाता, मतलब ये क्या है? प्रोटॉन दाता। और प्रोटॉन दाता क्या होगा? अम्ल। यहाँ H2O ने क्या किया? H प्लस ग्रहण किया और ये बना लिया इसने H प्लस, या प्रोटॉन त्याग दिया या दान किया, हम दान लिखते हैं। HCl ने H प्लस दान किया और क्या बना लिया? Cl माइनस। इसका दान किया हुआ किसने लिया? H2O ने, और क्या बना लिया? H3O प्लस। तो भैया जो देता है H प्लस, जो प्लस देता है, देखो प्लस वाला दिया ना इसने, तो प्लस देने वाला क्या कहलाता है? अम्ल। तो ये अम्ल हो गया। प्लस लेने वाला क्या कहलाता है? H2O ने लिया है, तो प्लस लेने वाला क्या कहलाएगा? क्षार। यहाँ पे जल क्या हो गया? क्षार। अब ध्यान से देखना, NH3 और H2O की जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे NH4 प्लस बना। अब NH3 से NH4 प्लस बना, तो तुम मुझे बताओ। अच्छा, ऊपर लिख देते हैं अपन परिभाषा, हाँ ये है ना, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। इस उदाहरण को ऊपर देख लेते हैं अपन। NH3 की जब अभिक्रिया हुई H2O से तो बना NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे तुम देखो NH3 से जो NH4 प्लस बना है इसमें H प्लस आयन जुड़ा है, ठीक है ना? तो H प्लस आयन ग्रहण हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? H प्लस आयन मतलब, प्लस मतलब प्रोटॉन आयन ग्रहण हुआ है, मतलब प्रोटॉन का ग्रहण हुआ है। H प्लस आयन ग्रहण का मतलब प्रोटॉन ग्रहण। और H2O ने OH माइनस बनाया है, मतलब यहां से क्या गया? H प्लस। H प्लस मतलब प्रोटॉन दाता। H2O क्या है यहाँ पे? H2O ने इसको क्या किया है? H2O ने NH3 को H प्लस दिया है। यहाँ HCl ने H2 को H प्लस दिया है। तो भैया कौन हो गया? ठीक है ना, ये तो हो ही गई आपकी। दोबारा देखते हैं, HCl H2O। HCl ने H2O को H प्लस दिया, तो ये देने वाला अम्ल और लेने वाला क्षार। यहाँ पे क्या हुआ? H2O और NH3 में H2O ने दिया NH3 को H प्लस, ठीक है ना, प्लस दिया, तो प्लस मतलब प्रोटॉन दिया, तो प्रोटॉन देने वाला अम्ल और ग्रहण करने वाला क्षार। तो यहाँ पे देखो जल क्षार है और यहाँ पे देखो जल अम्ल है। आई बात समझ में? तो जल अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकता है। ये किसने बताया आपको? ब्रांस्टेड लोरी ने। कैसे पता लगा? क्योंकि ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार कौन होते हैं अम्ल और क्षार? जो H प्लस देते हैं वो अम्ल होते हैं। यहाँ पे भैया H2O ने, सॉरी, H प्लस देते हैं वो अम्ल नहीं। H प्लस तो मैं तुम्हें उदाहरण समझाने के लिए बताता हूँ। अम्ल क्या है? जो प्रोटॉन देते हैं, कोई जरूरी नहीं है H प्लस ही हो, कुछ भी धनावेश होता है, हो सकता है। तो जो प्रोटॉन देते हैं वो होते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो होते हैं क्षार, ठीक है ना? यहाँ पे H2O ने प्रोटॉन को ग्रहण किया है तो ये क्षार हो गया। यहाँ H2O ने प्रोटॉन दिया है इसीलिए अम्ल हो गया। यहाँ HCl ने प्रोटॉन दिया है इसलिए अम्ल। यहाँ NH3 ने प्रोटॉन लिया है या धनावेश लिया है इसीलिए ये क्षार। ये हो गई आपकी ब्रांस्टेड और लोरी की अम्ल और क्षार की परिभाषा। अब यहीं से मैं तुम्हें एक और चीज समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार।
जैसे ही HCl ने H2O को दिया, इसने क्या बना लिया, Cl माइनस, और ये क्या हो गया, H3O प्लस। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे इसने क्या बनाया, इसने H प्लस दिया, ये रह गया H प्लस, गया तो OH माइनस रह गया, और ये हो गया NH4 प्लस। ठीक है ना। इस अम्ल ने इस क्षार को जब H प्लस दिया ना, तो ये अम्ल अब खुद कौन हो गया, क्षार, और ये क्षार क्या हो गया अब, अम्ल। देखो अब इसके पास धन आवेश ज्यादा है, ये प्लस देने वाला है, और प्लस देने वाला अम्ल होता है। इसी तरह इस अम्ल ने इस क्षार को जब ये दिया, तो अब ये अम्ल हो गया आपका क्षार, और ये क्षार हो गया आपका अम्ल। यहां से मैं तुम्हें नई परिभाषा बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो भैया जो ये क्षार बना है ना, ये क्षार कौन सा वाला कहलाता है, संयुग्मी क्षार। ये अम्ल कौन सा कहलाता है, संयुग्मी अम्ल। ये जो क्षार बना है संयुग्मी क्षार, ये जो अम्ल है वह संयुग्मी अम्ल। सिंपल। अब क्या है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की परिभाषा, अम्ल, अम्ल प्रोटोन देकर, अम्ल प्रोटोन देकर स्वयं क्षार बन जाता है, जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। अम्ल प्रोटोन देकर स्वयं क्षार बन जाता है, जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। उसी तरह संयुग्मी अम्ल की क्या परिभाषा है, अम्ल किससे बना, क्षार से। क्षार प्रोटोन ग्रहण करके अम्ल बनाता है, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। सिंपल। अम्ल प्रोटोन देकर क्षार बनाता है, जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। क्षार प्रोटोन ग्रहण करके जो अम्ल बनाता है उसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। आपके आएगी ये परिभाषा, मैंने आपको यहाँ से बता दी, लिखने की जरूरत है नहीं, हर परिभाषा अपने को लिखने की जरूरत नहीं, आपकी किताबों में है, या फिर आप यहाँ से समझ गए क्या है संयुग्मी अम्ल। क्या है संयुग्मी अम्ल की परिभाषा, पहली बात तो कहाँ से बनता है अम्ल, संयुग्मी अम्ल क्षार से। तो क्षार ग्रहण करके, क्षार का क्या काम है, प्रोटोन ग्रहण करना। क्षार प्रोटोन ग्रहण करके जो अम्ल बनाते हैं, क्षार प्रोटोन ग्रहण करके अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। अम्ल प्रोटोन त्याग कर क्षार में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। सिंपल। यहाँ पे ये जो जोड़ा है HCl और Cl माइनस का, इसे बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। ठीक है ना, यही लिख देता हूँ, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। HCl और Cl माइनस क्या है, ये अम्ल क्षार, इस जोड़े को कहेंगे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। इसी तरह ये वाला जोड़ा क्या है, ये वाला जोड़ा है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। ये वाला जोड़ा संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, और ये वाला जोड़ा क्या है, ये जोड़े संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। आ गई बात समझ में। तो ये आपके ब्रांस्टेड और लोरी खत्म। ब्रांस्टेड और लोरी में यही है, अम्ल और क्षार उदाहरण में आपको बता चुका हूँ, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार में आपको बता चुका हूँ। सिंपल। फिर जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको एक बार सारा का सारा ब्रीफ कर दूंगा। बहुत सिंपल है। ब्रांस्टेड और लोरी कहाँ से निकाला हमने, H प्लस से निकाल लिया। ठीक है ना। इसी तरह लुईस को कहाँ से निकालेंगे, OH माइनस को, क्योंकि हमें पता था, क्या पता था, ब्रांस्टेड लोरी की कैसे याद रखोगे, हमें पता है H प्लस, ऐसे पदार्थ जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल। H प्लस देने वाले, H प्लस मतलब प्लस देने वाले प्लस देने वाले क्या होंगे, अम्ल। प्लस मतलब प्रोटोन, प्रोटोन दाता, प्रोटोन देने वाला क्या होगा, अम्ल, और देने वाला अम्ल तो प्रोटोन लेने वाला क्षार। ठीक है ना। तो कहां से निकली, H प्लस है। H प्लस देने वाले अम्ल, H प्लस मतलब प्रोटोन, प्रोटोन देने वाले अम्ल, तो इसका उल्टा प्रोटोन लेने वाले क्षार। सिंपल। किसके अनुसार, ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार। संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार हो गया, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हो गए। ठीक है ना। अम्ल और
उनसे बनने वाले क्षार का युग्म संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है। इसी प्रकार क्षार और उनसे बनने वाले संयुग्मी अम्ल का जो जोड़ा होता है उसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। सिंपल, ये आपके कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे लुईस ने क्या अम्ल और क्षार की परिभाषा दी है। लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या है, तो इसको देखने के पहले वापस जाओ किसके पास, आर्हेनियस के पास। आर्हेनियस क्या बोलता है, आर्हेनियस बोलता है H+ देने वाला अम्ल है और OH- देने वाला क्षार है। H+ का मतलब प्लस देने वाला, OH- का मतलब माइनस देने वाला। इसका मतलब माइनस देने वाला क्या कहलाता है, क्षार। माइनस देने वाला क्या कहलाता है, क्षार। प्लस देने वाला क्या कहलाता है, अम्ल। तो इसका इस्तेमाल तो किया हमने, इसका इस्तेमाल कहाँ किया था हमने, ब्रांस्टन लोरी में। इसका इस्तेमाल करेंगे लुईस को याद रखने के लिए, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल केवल हम अपने खुद के याद रखने के लिए करते हैं। क्या लुईस ने क्या बोला है, लुईस ने बोला है कि भैया अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो पहले उसमें क्षार की परिभाषा अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्षार की परिभाषा क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। कहां से निकाली ये परिभाषा है, कहां से हम याद करेंगे, देखो वे पदार्थ जो OH- देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। OH- का मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो माइनस देने वाला क्या कहलाता है, क्षार। अगर माइनस देने वाला क्षार कहलाता है तो माइनस लेने वाला क्या कहलाएगा, अम्ल। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म या वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, पदार्थ और यौगिक कुछ भी लिख सकते हैं हम, वो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अम्ल। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वे कहलाते हैं क्षार। अब देखो हमें मेन समझना है कि कौन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, कौन करेगा ग्रहण, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कौन देगा, जिसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। देखो अगर आपके घर में आटे की कमी है तो आप आटा दान करोगे क्या, किसी को नहीं करोगे। अगर आपके घर में पर्याप्त आटा है खाने के लायक, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पड़ा है, तो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हो, हाँ बिल्कुल दे सकते हो। तो एक्स्ट्रा वाला कौन है, जिसको हमें जरूरतमंद को देना है, वो है क्षार, ठीक है ना। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, उदाहरण सहित बताऊंगा। जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो क्या कहलाता है, या वह क्या प्रदर्शित कर सकता है, या वह इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है और क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होगा अम्ल, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला होगा क्षार। सिंपल। तो अब परिभाषा तो आपने यहां से याद कर ली, समझेंगे बाद में, लेकिन परिभाषा तो आप कहां से याद करोगे। हमें पता है कि ऐसे पदार्थ जो OH- देते हैं, जैसे मान लो जल में घोलने पर जो OH- देते हैं, तो OH- देने वाला क्षार, माइनस देने वाला क्षार। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला अम्ल। सिंपल। ये तो अम्ल और क्षार की परिभाषा हो गई लुईस के अनुसार। सिंपल है, आप सभी बच्चों को याद हो जानी चाहिए परिभाषा। अब हम आते हैं उदाहरण पे, या हम ये देखते हैं कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन युग्म। अच्छा यहाँ पे है
कौन कौन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, कौन कौन ग्रहण कर सकता है, यहाँ पे हम उसके लिए देखेंगे कि अम्ल कौन हो सकते हैं, वे पदार्थ या तो ये कोई यौगिक होगा या ये कोई आयन होगा। अब कौन से आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धन आयन के पास, कौन सा आयन, धन आयन। वे यौगिक या धन आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और क्षार कौन होंगे या इलेक्ट्रॉन दाता कौन होंगे, ऐसे यौगिक या आयन जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोन पेयर, जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, ठीक है ना। तो वे पदार्थ होंगे क्षार और वे पदार्थ होंगे अम्ल। ये अम्ल और क्षार की परिभाषा हो गई लुईस के अनुसार। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण, ठीक है। अब हम उदाहरण देखते हैं कि भैया किसके पास कमी होगी, किसके पास अधिकता होगी, कमी वाला अधिकता वाले को किस प्रकार देगा। आई बात समझ में। हम चलते हैं इसके उदाहरण पे। तो अम्ल कौन होगा लुईस के अनुसार, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। और क्षार कौन होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता मतलब इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण, एक उदाहरण लेते हैं हम BF3 का, ठीक है ना। एक उदाहरण लेते हैं BF3 और NH3 को देखते हैं हम, ठीक है ना। मैं तुम्हें बता देता हूँ ये अम्ल है और ये क्षार है। क्यों है ये अम्ल और क्षार, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी होगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कार्बन वाले चैप्टर में आपको बनवाई हुई है मैंने, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं अभी दोबारा यहाँ पे ध्यान से समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस तरह बनाते हैं, जो भी यहाँ पे कार्बन उपस्थित होता है इस अणु में, देखो ये बोरॉन और ये फ्लोरीन उपस्थित है, इनके आपस में किस प्रकार जुड़ाव है, किस प्रकार बंध है, वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, उसमें इलेक्ट्रॉन बताते हैं हम, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। देख लो ध्यान से, पहले तो बोरॉन के परमाणु क्रमांक, बोरॉन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, क्या होता है बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 होता है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोरॉन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है ना। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, परमाणु क्रमांक 9, तो 2,7। आई बात समझ में। अब BF3 कैसे जुड़ा हुआ है, B से 3F जुड़े हुए हैं। किस तरह जुड़े हुए हैं ये देखो ध्यान से। बोरॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के बाह्यतम कोश में है 3 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बोरॉन के बाह्यतम कोश में, 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा बोरॉन के साथ, है ना। अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया फ्लोरीन ने, ठीक है ना। ये फ्लोरीन है अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, और यहाँ पे फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रख दिया ये साझेदारी के लिए। देखो ये नीले नीले से बताता हूँ, ये फ्लोरीन का रख दिया जो साझेदारी कर रहा है, ठीक है ना। ये बोरॉन का ये वाला है साझेदारी वाला। ऐसे ही एक और फ्लोरीन है, ये भी रखेगा। इसी तरह एक और फ्लोरीन है, सात इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक और फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, और 1 रख देगा ये साझेदारी में। क्यों रखेगा ये साझेदारी में, ताकि बोरॉन भी रख दे, और इस तरह फ्लोरीन के कितने हो जाए, हो गए फ्लोरीन के, इस तरह फ्लोरीन के ये 8 हो गए। देखो ये फ्लोरीन के इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए। फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, फ्लोरीन का अष्टक।
लेकिन अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन के देखो कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी की, कुल कितने रह गए, केवल 6। कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास, 6। अष्टक पूरा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखो NH3 के पास चलते हैं, इसकी क्या गणित है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, बाह्यतम कोश में इसका इलेक्ट्रॉन है 2,5, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है ना, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन है, एक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा। तो पहले तो नाइट्रोजन को लो, यहाँ पे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको अपन नीले से बता देते हैं, क्यों है ये नीला अभी मैं बताता हूँ। तो नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लेंगे, लो ये हाइड्रोजन के साथ साझेदारी हो गई, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा, हाइड्रोजन का अष्टक पूरा, हाइड्रोजन का अष्टक पूरा। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा। अब नाइट्रोजन का यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस तरह यहाँ पे देखो बोरॉन का हुआ था क्या, बोरॉन के पास, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही कितने थे, 3 थे, 3 के 3 साझेदारी में लगा दिए, फिर भी बोरॉन के 6 ही हुए, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। इधर नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास 5 थे, 3 साझेदारी में लगाए, 3 साझेदारी में लगाते हैं, 3 मिल गए उसको, हो गए 8, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये नाइट्रोजन के पास फालतू पड़ा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मैंने बताया था ना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बताऊंगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, वह कहलाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा जोड़े में रहेगा, हमेशा ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े में रहेगा। जो भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है, वह 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े में रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बता सकते, ठीक है ना, जोड़े में रहेगा। अब ये जोड़े में है, किसी से बंध भी नहीं बना रहा, मतलब नाइट्रोजन के पास फालतू है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये और ये एक तरह से ये कृष्ण है, ये सुदामा है, ठीक है ना। सुदामा गया कृष्ण के पास, और कृष्ण के पास जाके, या फिर हमने माने कृष्ण गए सुदामा जी के पास और बोले यार मेरे पास ये फालतू इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक काम कर ये तू ले ले। सुदामा कहेगा कि नहीं भगवान, मैं आपसे कोई एहसान नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन मुझे दिया तो आपके पास कमी आ जाएगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि चल एक काम कर मित्र, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बीच में रख देता हूं, ये मेरी तरफ से तुझे दान किया हुआ रहेगा, लेकिन ये मेरा भी रहेगा और तेरा भी रहेगा। मतलब क्या हुआ, जो अब देखना ध्यान से गणित, NH3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा है इसके पास, BF3 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दान कर देगा, इस प्रकार दान करेगा कि ये नाइट्रोजन का भी रहेगा और ये बोरोन का भी। मतलब एक तरह से इन दोनों की पार्टनरशिप हो गई, जिसमें सारा का सारा पैसा नाइट्रोजन ने लगाया, बोरोन तो बस साथ में काम करेगा, ठीक है ना। तो देने वाला कौन है, नाइट्रोजन, लेने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, बोरोन। तो ये पूरा का पूरा NH3 है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता आपकी नजर में क्या है, क्षार। NH3 यहाँ पे क्षार है, और BF3 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, तो ये आपकी नजर में हो गया अम्ल। ध्यान से देखो, बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी की, इसने इसको दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार दिया कि ये यही इसके पास भी रहेगा। इस प्रकार के बंध को सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इस तरह इन दोनों में जो बंध बनेगा, ठीक है ना, NH3 और BF3, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ये यहाँ इलेक्ट्रॉनिक को बता दो, NH3 और BF3 में जो इस प्रकार, या फिर जब तीर बताओगे तो इस तरह बताओ,
ठीक है ना। इसका मतलब समझ जाना कि जिस तरफ तीर जा रहा है वो ग्राही है, जो जिधर से निकल रहा है वह दाता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये इसको दे रहा है। ठीक है ना, तो जो देने वाला है वो है क्षार और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला है वो है अम्ल। BF3 अम्ल और NH3 क्या है यहाँ पे हमारा क्षार। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका अम्ल और क्षार हो गया, उदाहरण भी बता दिया। चलो एक काम करते हैं, अपन एक और उदाहरण करते हैं, उससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं AlCl3 व NH3। यहाँ पे सबसे पहले AlCl3 को देखते हैं। सेम उसकी तरह है, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या फिर सबसे पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है एल्यूमिनियम का 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, 8 और 10 हो गए, कितने बचे 3। तो भैया बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब AlCl3 कैसे बनेगा, ये लो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो 2, 8 और 7। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन को कितने की आवश्यकता है 1 की, तो वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा एल्यूमिनियम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा क्लोरीन भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, और तीसरा क्लोरीन तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। तीनों क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। तो ये तीनों क्लोरीनों ने क्या किया 1-1 इलेक्ट्रॉन रख दिए अपने। 6 थे ना, 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6, 7वां इलेक्ट्रॉन ये मान लो, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये इसका 7वां है, ये इसका 7वां है। ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में क्लोरीन के, दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है भाई 7 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझो अष्टक कैसे पूरा होगा, ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पे इसका भी हक है, इन दोनों पे इसका भी हक है, इसका भी हक है, तो इसके गोले कैसे बनाएंगे ये लो। ठीक है ना, इन दोनों पे इसका हक है तो ये लो, इन दोनों पे इसका भी हक है तो ये लो। अब इन दोनों पे इसका भी है, इन दोनों पे इसका भी है, इन दोनों पे इसका भी, तो एल्यूमिनियम के पास कितने हो गए 6। ठीक है ना, तो क्या है याद रखने का, AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तथा इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की, करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इसकी आवश्यकता को कौन पूरा करेगा, इसका मित्र NH3 के बारे में आपने अभी हाल देखा ही है, ये इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है ना, इधर ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का स्तर बताया है। ठीक है ना, और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, अभी इसके पहले देखा ही अपन ने, दोबारा देखने की जरूरत नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन ये होता है, इस तरह NH3 होता है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म खाली पड़ा है, तो क्या करेगा ये इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को NH3, ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको दान कर देगा, किसको AlCl3 के एल्यूमिनियम को दान कर देगा ये। ठीक है ना, क्यों करेगा दान, इसने इसको दान किया तो इससे क्या हुआ एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। किस तरह करेंगे ये नाइट्रोजन क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ पे रख देगा। ठीक है ना, एल्यूमिनियम से कहेगा ले तू भी खा मैं भी खाता हूँ। ठीक है ना, ये लो तू भी खा मैं भी खाता हूँ। अब लेकिन दिया तो किसने नाइट्रोजन ने, एल्यूमिनियम ने तो कुछ भी नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे ये दाता माना जाएगा और ये ग्राही, देने वाला दान देने वाला दाता और दान लेने वाला ग्राही कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका देने वाला दाता। और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है हमारे पास क्षार, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है हमारे पास अम्ल। तो ये भैया क्षार हो गया और ये हो गया अम्ल। तो NH3 होता है क्षार और AlCl3 होता है अम्ल। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से अम्ल होते हैं और कौन कौन से क्षार होते हैं। ठीक है ना, ये आगे बात समझ में, ये बात याद रखना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा NH3 का एकाकी
इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे NH3 पूर्ति करता है, दाता, दाता मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, दाता मतलब क्षार, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला मतलब अम्ल। आई बात समझ में? ये हो गया। तो अब हम देखते हैं कौन कौन होते हैं अम्ल और क्षार। यहाँ पे हम देख लेते हैं अम्ल और क्षार कौन कौन होते हैं। तो अम्ल देखते हैं सबसे पहले। तो अम्ल होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले। इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले कौन होते हैं? जिनके पास अष्टक अपूर्ण है, और या फिर जिनके पास धन आयन है। धन आयन या अष्टक अपूर्ण वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। और क्षार कौन होंगे? जो या तो जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले, या फिर ऋणायन। ऋणायन में के पास भी क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ऋणायन, अगर कोई ऋणायन है उसके पास, जैसे मान लो अगर Cl माइनस है, Cl माइनस क्या होगा? Cl माइनस इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका खुद का परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो -1 आवेश आया। और प्लस आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो जैसे आपके पास उदाहरण है Mg2+। Mg2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसीलिए उसके ऊपर +2 आवेश आया है। अब +2 आवेश आया है तो मतलब जो Mg परमाणु था उसके ओरिजिनल जो चीज थी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? अम्ल। आई बात समझ में? AlCl3 क्या है? अम्ल। BF3 क्या है? अम्ल, ठीक है ना। इन सबके पास इलेक्ट्रॉन अष्टक अपूर्ण है, जैसे एल्यूमिनियम का अष्टक अपूर्ण है, बोरॉन का अष्टक अपूर्ण है, और ये धन आयन है। आई बात समझ में? इसी तरह H2O क्या होगा? H2O की बात करते हैं। H2O क्षार की भांति कार्य कर सकता है। देखा था अपन ने। क्यों करता है? क्योंकि देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इस तरह ये बंधा हुआ होता है। इसका ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन के मान लो एक क्रॉस वाले, ये 8 पूरे, ये 8 पूरे, ये ऑक्सीजन के भी 8 पूरे। ये देखो बंध तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन ने बनाए हैं, बाकी क्या है? ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण H2O क्षार होता है। H2O क्षार होता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका लुईस अम्ल और क्षार। लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा, ठीक है। आपको मैंने एक एक चीज खोल के समझाई है। अब इससे संबंधित जितने भी हैं उदाहरण, 2-3 उदाहरण है, वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं लुईस अम्ल, लुईस क्षार, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, यही आपकी किताब में है, ठीक है। अब हम बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्सक्राइब के क्या फ़ायदे हैं। जैसे ये मान लो मेरा वीडियो है, आप यहाँ से सब्सक्राइब करेंगे, पास में बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। पर्सनलाइज है, पर्सनलाइज कर दीजिए, ठीक है। ये आपका सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ गया, अब आपका सब्सक्राइब हो गया। अब फ़ायदा क्या है सब्सक्रिप्शन का, वो देखो आप इसको मैं पूरा बाहर निकालता हूँ। जब भी हम YouTube खोलते हैं, अगर आपको हमारे वाले चैनल को देखना है तो देखिए यहाँ नीचे की तरफ देखिए सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब करे हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखो जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। देखो ये फर्स्ट पे, देखो अभी सब्सक्राइब किया है इसलिए फर्स्ट पे मेरा। अब देखो इसको खोलते ही देखो क्या हुआ, जितने भी वीडियो डले हुए हैं वह सारे के सारे यहाँ पे आ गए। देखो जितने भी वीडियो डले हुए हैं सारे यहाँ पे आ गए। देखो प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो हैं वो सब यहाँ पे आ गए। ये देखो ये जितने भी अब देखो यहाँ पे
अगर आप मैंने यहाँ पे देखो डाल रखा है कार्बन एवं इसके यौगिक, उससे संबंधित 5 वीडियो हैं। देखो इस पे चले जाओ, इस चैप्टर पे, लेक्चर 01, 02, 03, सारे के सारे चैनल, सारे के सारे जो आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आपको इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखें त्रिकोणमिति का एक बना रखी है प्लेलिस्ट, त्रिकोणमिति की प्लेलिस्ट में जाइए, इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो इस पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका फ़ायदा है सब्सक्रिप्शन में जाने का। इसमें आपको जितने भी वीडियो हैं, जितने भी विधान एजुकेशन के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आपको कहीं भी नहीं जाना। आपको कहाँ पे जाना है मैं दोबारा बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन पे जाइए, यहाँ पे चैनल का नाम आएगा, चैनल के नाम को प्रेस कीजिए, इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं सब आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है, जो जो भी यहाँ पे उपस्थित है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।